Class 10th, good morning. Now we will continue the same chapter in economics. We will continue from where we have left. Now per capita income, we will talk about per capita income. What is the definition of per capita income given by various economists. So today, first of all, we will discuss what is the definition of per capita income. When the total national income is divided by the total population. मैं इसकी per capita income की definition आपको 2-3 बार पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से कंसीडर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं बार-बार डेफिनेशन, इसीलिए जरूरी है कि बार-बार आपको रिमाइंड करा दिया जाए। पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पूरे देश जितनी भी आय है उसको पूरे देश की जनसंख्या से अगर हम विभाजित कर देते हैं तो वो कहलाता है, भाग दे देते हैं मतलब, वो तो कहलाता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अब देखिए कुछ लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको डिफाइन किया है, क्या होता है पर कैपिटा इनकम। पहली डेफिनेशन, अ प्रोसेस व्हिच मेक्स पीपल in general better off by increasing their command over goods and services and by increasing the choices upon them। देखिए सिंपल सी बात, बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए, उसकी पर कैपिटा इनकम 1000 रुपए। अब बताइए वो क्या क्या गुड्स को अफोर्ड कर सकता है, उसके पास क्या क्या चॉइस है। उसके पास फैमिली है 5 मेंबर्स की, हस्बैंड वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, तो 1000 रुपए में क्या क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? एजुकेशन अफोर्ड कर पाएगा, ठीक, मील्स अफोर्ड कर पाएगा, मील्स थोड़ी बहुत शायद अफोर्ड कर पाएगा, न्यू क्लोथ्स अफोर्ड कर पाएगा। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब यही है कि ऐसी सिचुएशन व्यक्ति की जब वो इतने बेटर ऑफ हो जाए कि उसके पास गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कमांड हो और वो अपने इच्छा अनुसार उसे खरीद सके, ऐसी स्थिति को, ऐसी अच्छी स्थिति को गुड पर कैपिटा इनकम या अच्छी पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम वास्तविकता में वही चीज होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वो अपनी इच्छा अनुसार गुड्स और सर्विसेज नहीं अपने आप को मुहैया करा पा रहा है, तो हम कह सकते हैं उसकी पर कैपिटा इनकम उतनी अच्छी नहीं है। ये वॉटर एल्केन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। वॉटर एल्केन ने ये डेफिनेशन दी थी कि ऐसी सिचुएशन, एक व्यक्ति की ऐसी सिचुएशन जब वो इतना बेटर ऑफ हो, इतनी अच्छी स्थिति में हो कि वो गुड्स और प्रोड्यूस जो वो खरीदना चाहे उसके ऊपर उसकी कमांड हो और वो अपनी इच्छा अनुसार उसे खरीद सके, उसके पास चॉइसेस हो। अब 1000 रुपए वाले के पास चॉइस नहीं है, 1000 रुपए वाले के पास उसे सस्ता ही कपड़ा खरीदना पड़ेगा, उसे सस्ती से सस्ती चीजों में ही अपने आप को संतोष करना पड़ेगा। He or she should be contented in whatever cheap things they can buy। कितनी सस्ती चीज वो खरीद सकते हैं उसी में उनको कंटेंटेड मतलब संतोषी होना पड़ेगा, ठीक है, संतोष करना पड़ेगा। अब दूसरे इकोनॉमिस्ट थे डडली सियर, उन्होंने क्या दिया? A mere sustained increase in real national income is not to be regarded as economic development unless this increase is accompanied by a fall in property। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने डेफिनेशन दी है डडली सियर ने। डडली सियर ने क्या डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहला सकती जब तक फॉल इन पॉवर्टी न हो। अगर गरीबी नहीं कम हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि गरीबी कम होने का मतलब ज्यादातर लोगों की पर कैपिटा इनकम का इंप्रूव हो जाना। जब तक पर कैपिटा इनकम ज्यादातर लोगों की इंप्रूव नहीं होगी तो नेट नेशनल इनकम कैसे इंप्रूव होगी? और फॉल इन पॉवर्टी नहीं हुआ, यानी ज्यादातर लोग अभी भी पॉवर्टी में यानी उनकी पर कैपिटा इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर कैपिटा इनकम पे ज्यादातर देश की पॉपुलेशन का अभी भी उसी सिचुएशन में रहना और उनका पर कैपिटा इनकम का कुछ इंप्रूवमेंट ना होना नेट नेशनल इनकम को भी प्रभावित करेगा। नेट नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक। तो इसीलिए बिल्कुल बहुत सही डेफिनेशन दी है फॉल इन पॉवर्टी के अलावा, और फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट भी तो डायरेक्टली कंसीडर किया जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे देश की पॉपुलेशन अभी भी अगर अनएम्प्लॉयड रहेगी
सारी चीजें किस पे इफेक्ट डालती हैं? सारी चीजें किस पे इफेक्ट डालती हैं? नेट नेशनल इनकम पे। और नेट नेशनल इनकम किस पे इफेक्ट डालती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर नेट नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगी। नेट नेशनल इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम इंप्रूव नहीं होगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी प्रिवेल कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करने का मतलब लोगों को अभी भी एम्प्लॉयमेंट ना मिलेगा, मतलब उनके पास पर कैपिटा इनकम अभी भी अच्छी नहीं है। पर कैपिटा इनकम इंप्रूव नहीं होगी तो नेट नेशनल इनकम इंप्रूव नहीं होगी, नेट नेशनल इनकम इंप्रूव नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सही डेफिनेशन डडली सेयर ने दी। और अनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी, अगर समाज में बहुत सारे लोग गरीब हैं और देश में कुछ वर्गों के पास ही सारे देश का पैसा, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, हमारे देश का जो 48% पैसा है उसमें पूरी देश की इनकम चल रही है, पूरे देश के लोग उसमें पैसा कमा रहे हैं। और हमारे देश के सिर्फ 52 रिमेनिंग है, उतना परसेंट जो इनकम हमारे देश की कुछ 40-50 लोगों के पास है। हमारे देश की 52% इकोनॉमी जो है 40-50 लोगों के पास है। तो इससे क्या चीज क्लियर हो? इससे क्लियर हो रहा है कि हमारे देश में क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यही तो सबसे बड़ी हमारे देश के डेवलपमेंट में रोड़ा बन रही है। अगर हम देश के प्रति लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं कर पाएंगे तो कैसे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा? देश का डेवलपमेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है ना, पर सोसाइटी के पास अच्छी इनकम ही नहीं जनरेट हो रही। 48% इकोनॉमी में ही पूरे देश चल रहा, 40-50 लोग देश की 52% इकोनॉमी में कब्जा किए बैठे हैं, तो फिर कैसे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा? जरूरी है कि 40-50 लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी इनकम सोसाइटी में। ये तो कर सकते हैं, उन्होंने अपने सारे हुकूक से या सही तरीके से या गलत तरीके से पैसा कमा कर अपने पास इनकम स्टोर तो कर लिया, लेकिन क्या वो इनकम सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में? जैसे हमारे जिसे हम लोग बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे ब्लैक मनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ब्लैक मनी कहां से जनरेट होती है? इन्हीं सब चीजों से। कुछ लोग अपने पास मनी को स्टोर करके रख ले रहे हैं, वो मनी सोसाइटी में सर्कुलेट नहीं हो पा रही, इसलिए देश में गरीबी बढ़ रही है। और देश में जब गरीबी बढ़ेगी, यानी गरीबी बढ़ने का मतलब क्या? किसी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर पाए, तो पर कैपिटा इनकम लो रहेगी तो नेट नेशनल इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नेट नेशनल इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। तो अब इसमें एक पॉइंट फॉर डिस्कशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप भी इसके बारे में सोच रहे होंगे कि क्या किया जा सकता है। आप लोगों ने, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, व्हाट वी कैन डू टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। कुछ नहीं करना है हमको, बहुत ही सिंपल मेथड्स अप्लाई करने हैं, लेकिन ईमानदारी से अप्लाई करना। सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट क्या है? हमको इंडस्ट्रियली एडवांस होना। अब चाइना और अमेरिका जैसी कंट्री एडवांस क्यों है? क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनकी इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन खुद कर रही है, उनके देश की कंट्रीज को एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। अगर एक्सपोर्ट वो ज्यादा करेंगी तो उनकी जो फाइनेंसेस है वो एक्सपोर्ट में ही चले जाएंगे। जैसे दो तरह के टर्म, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। तो यूएसए और जो जापान, चाइना, ये सारी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, इनके पास प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि उनकी कंट्री को किसी दूसरे देश के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी जो भी अवेलेबिलिटी है खुद सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं। सेल्फ कंजम्पशन करने की ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है देश, जिस वजह से इनका जो फाइनेंस है वो बचता है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा नेट नेशनल इनकम में इंप्रूवमेंट दिखता है। लेकिन हमारे देश का ज्यादातर जो हम लोग क्या है, एक अच्छा बाजार, इंडिया इज अ गुड मार्केट, नॉट अ गुड प्रोड्यूसर। मार्केट अच्छा है तो हमारे देश में दूसरे देशों का सामान आता है, दूसरे देशों का सामान हम लोग खरीदना पड़ता है, अपने मार्केट में उसको सप्लाई करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, दूसरे देशों को ऑटोमेटिकली फायदा होता है। फॉरेन एक्सचेंज हम लोग नहीं जनरेट कर पाते, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमारे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर हमें डेवलप होना है तो हमें इंडस्ट्रियली डेवलप करना है, हमारे पास इंडस्ट्रीज की जो संख्या है उसको बढ़ाना है और टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करना है।
एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे देश के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे देश के पास थोड़े पुराने जमाने के, हमारे पास अच्छे फाइटर जेट्स नहीं। अभी हम लोगों ने राफेल की डील की, राफेल जो विमान है वो फ्रांस में बहुत साल पहले बन चुका है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे चल रही है। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे चलेंगे तो हम लोग कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमें साथ में चलना है, वर्ल्ड की जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ पेस में चलना है, तभी हम लोग डेवलप हो सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी को भी बहुत रैपिडली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक, या तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे देश की जो टेक्नोलॉजी है उसको बोरो करके उसमें इंप्रूवमेंट करें, या तो अपनी ही कोई नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करें। दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ तेजस विमान बनाया है, तो हाँ वो अपना खुद हम लोगों ने डीआरडीओ में बनाया, तो ये काम किया जा सकता है। या तो हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी, से ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने रशिया से कोलैबोरेट करके बनाई, तो हम लोग दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को लेकर हम अपने ही कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनके आइडिया लेकर उसमें अपना आइडिया जोड़कर हम किसी चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो ये तरीका, या तो अपनी टेक्नोलॉजी खुद ही डेवलप करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर भी ज्यादा चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि लेबर फोर्स को हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर तक लाना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें क्या इंक्रीज करना है, लेबर फोर्स इंक्रीज करनी है। ठीक है, लेबर फोर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में हमें, क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से मिलकर बनता है, मेनली सेकेंडरी सेक्टर में। तो लेबर तो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है वो तो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। तो जरूरी यह है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लेबर फोर्स इन्वॉल्व है उस प्राइमरी सेक्टर से उसे हटाकर अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व कर सकें, ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलें और ज्यादा इंडस्ट्रीज में ज्यादा लेबर फोर्स को इन्वॉल्व करें, तो उनकी क्या होगी, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेट नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेट नेशनल इनकम बढ़ेगी तो नेशनल डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज ज्यादा खुल जाएंगी तो हमारे यहाँ सेल्फ कंजप्शन होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी हमारे यहाँ। और हमने बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी और द आउटपुट ऑफ दैट कंट्री। तो अगर हम ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे तो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी देखिए मैंने एग्जांपल दिया, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा खुलेगा तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब गुड इंप्रूव्ड पर कैपिटा इनकम, अच्छी पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी तो नेट नेशनल इनकम इंप्रूव होगी। सिंपल सी बात है। ठीक, यूज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही सेक्टर इंपॉर्टेंट है। जो हमारे कह सकते हैं कि पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारे देश का जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तीनों के ही साथ चलता है। हालांकि प्राइमरी सेक्टर में लेबर फोर्स कम होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में लेबर फोर्स नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को लेबर पे लेस डिपेंडेंट करना है। उसके लिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लें। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ज्यादा टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लेंगे तो हमें ज्यादा लेबर्स की एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम लोग थ्रेशर्स, एचवाईवी सीड्स, मॉडर्न मशीनरी इक्विपमेंट्स इंप्रूव कर लें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टर्स और कटिंग मशीन्स, जो भी आपकी प्लॉइंग के जो भी टूल्स हैं, सारे ट्रैक्टर्स ज्यादा यूज करने लगे हैं। अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे और जो आपके इलेक्ट्रिक रन के वेल्स अगर यूज करें और जो स्प्रिंकलिंग वाली इरिगेशन होती है, जो ड्रॉपलेट वाली इरिगेशन होती है, ठीक है, तो अगर इस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज और सोइंग फैसिलिटीज, हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज को अगर इंप्रूव कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा हमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो लेबर्स किसमें इन्वॉल्व होंगे, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे। सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे तो प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी तो नेट नेशनल इनकम ज्यादा होगी, नेट नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो देश का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आ रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पॉपुलेशन
ग्रोथ हो रही है हमारे देश में। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में जनरेट हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश की ज्यादातर पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिपेंडेंट होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो उतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं है और हमारे देश की ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और ज्यादातर क्या करती है, एग्रीकल्चर करती है और ज्यादा अच्छी एजुकेशन जनरेट करती है और टेक्निकली भी बहुत साउंड नहीं है। टेक्निकल नॉलेज भी हमारे देश के ज्यादातर जो, हालांकि हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है लेकिन हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन के पास स्किल्ड नॉलेज उतनी नहीं है और टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं है। और आज का समय क्या है, आज का युग क्या है, वो टेक्निकल युग, टेक्नोलॉजी का युग। और टेक्नोलॉजी के इस युग में अगर हमारे देश की ज्यादातर यूथ पॉपुलेशन जो टेक्निकल नॉलेज नहीं रखेगी तो वो किस काम की रह जाएगी। इसीलिए क्या कारण हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है और वो पॉपुलेशन किसी काम के योग्य रह भी नहीं पा रही है और वो किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर वो एक लायबिलिटी बने हुए, बर्डन बने हुए। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि क्या हम अपनी एजुकेशन फैसिलिटीज या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम इंप्रूव करें। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसा कि केरला ने किया। केरला का क्यों डेवलप होता है, क्योंकि वहां पे एचआरडी का इंप्रूवमेंट किया है। तो सबसे जरूरी है कि हम एजुकेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करें और स्किल्ड एजुकेशन बहुत दें और टेक्निकल एजुकेशन को इंप्रूव करें। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की जो भी एजुकेशन है उसको ज्यादा इम्पार्ट करना चाहिए, हर तरीके से टेक्नोलॉजी से अवेयर कराना चाहिए आज के स्टूडेंट्स को। अगर टेक्नोलॉजी से अच्छा अवेयर कराया जाएगा लोगों को तो वो they would keep in pace with the upcoming changes in the world. Okay, all the modern amenities including health, education, housing, sanitation, drinking water, etc. must be available to all sections of the society. जब तक ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हो, एक डेवलप्ड सोसाइटी की प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती है, हाउस, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये हर एक व्यक्ति को देश के जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक हम ये कह सकते हैं देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या थे पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, हाउ वी कैन अचीव डेवलपमेंट। ये तो कुछ प्रोसेस है, इसके अलावा भी बहुत से प्रोसेस हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक प्रोसेस है या मेन प्रोसेस आप कह सकते हैं जिसके द्वारा हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट करने वाले कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, कौन कौन सी चीजें इस चीज को चिन्हित करती है, डिफाइन करती है। फर्स्ट इंडिकेटर इज नेशनल इनकम। अगर ओवरऑल इनकम कंट्री की अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ देश डेवलप हो रहा है या डेवलप होने के स्टेज पे जा रहा है, बढ़ रहा है उसकी तरफ। अब बात दूसरा क्या है, पर कैपिटा रियल इनकम, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या है। पर एक पर कैपिटा इनकम होती है और एक पर कैपिटा रियल इनकम होती है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन इंडिकेटर होता है पर कैपिटा रियल इनकम, वास्तविक आय क्या है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा, क्या क्या आर्थिक रूप से क्या क्या अच्छी योजनाएं लागू की गई, कितना पैसा लोगों के भलाई के लिए खर्च किया गया, इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सोशल इंडिकेटर्स लाइफ इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। These are the few indicators of economic development. Okay, so इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो कल करेंगे। ये सारे इंडिकेटर्स आप लोग याद रखेंगे। ये पर कैपिटा रियल इनकम, हमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों टर्म अलग अलग है। पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा रियल इनकम आर टू डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, तो ये सारे चारों क्राइटेरिया के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे अपनी बुक से। कल नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आप लोग उसे जरूर पढ़ें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल करके कोई भी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या फोन करके। थैंक यू क्लास।